अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नाइन्थ क्लास में बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर नंबर 5 में लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज एवेपोरेशन। तो आई होप कि एवेपोरेशन तक बेटा आप सब बच्चों ने उसको क्लियर किया होगा, क्योंकि अगर आप लोगों को एवेपोरेशन का टॉपिक समझ आ चुका होगा, उसके फैक्टर्स, एवेपोरेशन का प्रोसेस आपको आता होगा, तो फिर हम वेपर प्रेशर को आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो आज हम वेपर प्रेशर को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के हमारे दो ही टॉपिक्स रह गए हैं, एक एवेपोरेशन और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। बेटा मुझे ये बता दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही है पहले, ताकि अगर कोई इशू हो तो हम स्टार्ट में उसको रिजॉल्व करें। ऐसा ना हो कि फिर आधे लेक्चर के बाद बच्चे ये कह रहे हो कि सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, या इस तरह सा कुछ भी कोई मसला अगर हो तो। जी बेटा थोड़ा सा वेट करते हैं हम 2-3 मिनट, तब तक बाकी बच्चे जब तक आ जाते हैं तो उस वक्त तक मैं डेफिनेशंस को जरा बोर्ड पे लिख देता हूँ। अभी तक जस्ट 9 पार्टिसिपेंट्स हुए। पहले तो बेटा इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, जो बच्चे भी क्लास में आ चुके हैं बेटा इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें। पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन वेपर प्रेशर। इसके टॉप पे एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन वेपर प्रेशर, और एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पेज 86 पर बेशक लिख लें, या फिर इधर ही जहां पर आपको जगह मिले पेज 85 पर दो शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, एक डिफाइन एवेपोरेशन और दूसरा लिखें डिफाइन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जी बेटा मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। एक क्वेश्चन लिखें, डिफाइन एवेपोरेशन, सॉरी डिफाइन वेपर प्रेशर, डिफाइन वेपर प्रेशर। और पेज 86 अगर आप अपने सामने बेटा बुक हर बच्चा अपने सामने रखेगा, पेज नंबर 86 वहां पे दूसरा सेकंड लाइन में एक लफ्ज बोल्ड करके लिखा हुआ है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये आप इसका क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, या फिर व्हाट इज मेंट बाय डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा बेटा ये हम इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि वेपर प्रेशर है क्या। कुछ बच्चों को पहले क्लास में इसका इंट्रोडक्शन दिया भी था, वेपर प्रेशर क्या है। और पहले तो बेटा आप लोगों को लफ्ज प्रेशर का मालूम होना चाहिए कि प्रेशर क्या है। प्रेशर गैसेस की प्रॉपर्टी है बेटा। एक कंटेनर है और उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स, कोई भी गैस फिल की हुई है तो इसका मतलब है उसमें गैस के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अब वन बाय वन अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स बेटा इस कंटेनर की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं। आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, उनकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती, कभी किधर मूव कर रहे हैं कभी किधर मूव कर रहे हैं। वो आपस में भी कोलाइड करेंगे
वो जिस भी सिलेंडर में है उसकी दीवारों के साथ स्ट्राइक करेंगे। आप अपने रूम में देखें तो आपके रूम में भी ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो इन गैसेस के मॉलिक्यूल आपके रूम की दीवारों के साथ टकरा रहे हैं, आपकी बॉडी के साथ टकरा रहे हैं, आपके सामने पड़ी हुई बुक के साथ टकरा रहे हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल किसी भी सरफेस से टकराते हैं तो वहां पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज मेरा हाथ जो है वो गैस का मॉलिक्यूल है, जब इधर टकराएगा तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लगा रहा है कोई भी गैस का मॉलिक्यूल किसी भी सरफेस पर, वो क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। तो अब आते हैं वेपर प्रेशर पर। वेपर प्रेशर क्या है बेटा? अब आपने लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था एवेपोरेशन। यहाँ पर हमारे पास ये एक सिलेंडर, कोई भी कंटेनर है, कोई बीकर है जिसके अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। और टॉपिक हमने लास्ट पढ़ा है एवेपोरेशन। लिक्विड के मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होंगे? एवेपोरेट होंगे। हमने पढ़ा था कि एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है। तो कोई भी इस तरह से लिक्विड पड़ा हुआ है किसी बीकर में, किसी कंटेनर में, किसी भी सिस्टम में, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल एवेपोरेट होते हैं। चाहे वो लिक्विड कोई भी हो सकता है, पानी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, ईथर, बेंजीन, कोई भी लिक्विड हो सकता है। जो भी मॉलिक्यूल एवेपोरेट होगा, लेट्स सपोज ये मॉलिक्यूल एवेपोरेट हुआ है और ये तो हवा में शामिल हो जाएगा, उड़ गया है। लेकिन अगर हम इस सिस्टम को क्लोज कर दें, हमने सिस्टम को क्या कर दिया बेटा? क्लोज कर दिया। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हो रहे थे, एवेपोरेट हो रहे थे, अब वो सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते, वो यहाँ पे कन्फाइंड हो गए। अब ये जो मॉलिक्यूल एवेपोरेट होकर जा रहा था यहाँ पे जाके रुक जाएगा। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल भी जो एवेपोरेट होकर जा रहा था ये भी यहाँ पे रुक जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल गैदर होना शुरू हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स जो है बेटा। तो ये क्या है? वेपर्स यहाँ पे क्या होना शुरू हो गए हैं बेटा? जमा होना शुरू हो गए हैं। ये वेपर्स किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज हमने कहा था एवेपोरेशन है। तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में थे, अब ये गैस फॉर्म में चेंज होके यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब लिक्विड के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो रहे हैं तो ये दोबारा आपस में मिलके एक और प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में मिलके दोबारा गैसियस फॉर्म से दोबारा लिक्विड फॉर्म में आने लग जाएंगे। इसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ये जो प्रोसेस हो रहा था जिसमें लिक्विड बेटा गैसियस फॉर्म से, सॉरी, लिक्विड फॉर्म से लिक्विड के मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, ये क्या था? एवेपोरेशन। इसका मतलब है हमने ये बात की है कि स्टार्ट में एवेपोरेशन हो रही है, लिक्विड के मॉलिक्यूल इन गैसियस फॉर्म यानी कि जिन्हें हम वेपर्स कहते हैं वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए हैं, एवेपोरेशन हो रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब यहाँ पे वेपर्स की अमाउंट, वेपर्स की नंबर जो है वो बढ़ते जाएंगे तो कंडेंसेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि वेपर्स आपस में मिलकर दोबारा लिक्विड बनाने लग जाएंगे। तो स्टार्ट में एवेपोरेशन ज्यादा है और कंडेंसेशन स्टार्ट में क्या है बेटा? लेस है। यहां तक बेटा आपको समझ आ गई है कि जब हमने सिस्टम को क्लोज किया है तो एवेपोरेशन, पहले स्टार्ट में एवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंडेंसेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। यहां तक बेटा मुझे आप लोग बताएं, यहां तक समझ आ गई है? यस लिख दें बेटा अगर समझ आ गई है तो। ओके बेटा, ओके। अब एवेपोरेशन आहिस्ता आहिस्ता बेटा, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल यहाँ पे थोड़े थे तो कंडेंसेशन थोड़ी थी। जैसे जैसे वेपर्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो मुसलसल एवेपोरेशन हो रही है, तो जैसे जैसे यहाँ पे वेपर्स बढ़ते जाएंगे तो कंडेंसेशन का प्रोसेस भी आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होता जाएगा। जो स्टार्ट में कंडेंसेशन का प्रोसेस कम था, आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेशन ज्यादा होने लग जाएगी। तो एक वक्त आएगा बेटे जब जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड बेटा, यानी कि हमने यहां से ये देखा कि लिक्विड जो है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड जो है यहां से लिक्विड फॉर्म से ऊपर उसके वेपर्स जा रहे हैं, एवेपोरेशन हो रही है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में। और दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है कि ये जो वेपर्स हैं वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं, जिसे हमने कंडेंसेशन कहा था।
जी सर। तो वेपर्स जो है वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में भी आ रहे हैं, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में और वेपर्स कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड में। तो एक वक्त ऐसा आएगा बेटा कि जितने मॉलिक्यूल यहां से, अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं, एक वक्त बेटा ऐसा आएगा कि जितने मॉलिक्यूल यहां से एवापोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल दोबारा क्या हो रहे होते हैं, कंडेंस हो रहे होते हैं। सर वेपर्स भी तो लिक्विड नहीं बेटा, राफिया बेटे, जो वेपर्स हैं वो है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बट दे आर इन गैसियस फॉर्म, गैस की फॉर्म में है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। तो एवापोरेशन, आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी एवापोरेशन की, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज। इसका मतलब है लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस फेज में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो वेपर्स हैं। तो हमने अभी यहाँ पर पहुंचे, हम यहाँ पर अभी पहुंचे हैं बेटा कि जितने मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस बैक हो रहे होते हैं। तो इस स्टेज पर यहाँ पे जितने भी वेपर्स मौजूद हैं, इस कंडीशन को बेटा कहते हैं इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुका है, बैलेंस आ चुका है। जितने मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस बैक हो रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स एवापोरेटिंग एंड मॉलिक्यूल कंडेंसिंग बैक टू लिक्विड फॉर्म, ये इक्वल हैं। इसे हम कहते हैं बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इस कंडीशन पे, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जितने भी यहाँ पे वेपर्स मौजूद हैं, वो जो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर, वो प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। यानी कि बेटा एक बार दोबारा सुनिएगा, ये हमने एक बीकर लिया है, उसमें कोई ना कोई लिक्विड मौजूद है और हमने उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। लिक्विड के मॉलिक्यूल यहां से क्या हो रहे हैं, एवेपोरेट हो रहे हैं। तो स्टार्ट में तो ये मॉलिक्यूल तो स्टार्ट में भी मौजूद हैं, स्टार्ट में भी ये प्रेशर तो एक्सर्ट कर रहे हैं, ये गैसियस फॉर्म में मौजूद हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में मौजूद हैं, हम उन्हें कह सकते हैं कि वो गैस फॉर्म में है। तो ये जो गैस की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये प्रेशर तो एक्सर्ट करेंगे, लेकिन इनके प्रेशर को अभी हम वेपर प्रेशर नहीं कहेंगे। वेपर प्रेशर हम इसको कब कहेंगे, जब आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेशन हो रही है, मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे हैं और ऊपर से कुछ मॉलिक्यूल दोबारा कंडेंस हो रहे हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और एक वक्त आया है जब कंडेंसेशन और एवापोरेशन इक्वल हो गए हैं, कंडेंसेशन और एवापोरेशन में बैलेंस हो गया है। तो इस बैलेंस स्टेज में, इस बैलेंस टाइम के ऊपर जितने भी वेपर्स यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो उस प्रेशर को क्या कहते हैं हम, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की आप डेफिनेशन देखते हैं बेटा, द प्रेशर exerted by the vapors of liquid, वो प्रेशर जो एक लिक्विड के वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, एक्सर्ट का मतलब होता है लगाना, फोर्स लगाना, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। कहां पे लगा रहे हैं, किस वक्त वो प्रेशर लगा रहे हैं, जब वो क्या है, वेपर्स क्या है, इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। जब वो वेपर्स इक्विलिब्रियम स्टेज के साथ, जब वो वेपर्स इक्विलिब्रियम स्टेज के साथ लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहां से मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में जा रहे हैं और गैसियस फॉर्म से दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं। तो गैस और लिक्विड के दरमियान इक्विलिब्रियम है, गैस और लिक्विड फॉर्म में इक्विलिब्रियम में है। तो इस इक्विलिब्रियम की टाइम जो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे वेपर्स ऑफ लिक्विड, उसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। जोया बेटे क्वेश्चन, आप जोया का क्वेश्चन है कि सर प्रेशर फोर्स की वजह से है। बेटा प्रेशर उन मॉलिक्यूल की वजह से है जो गैस फॉर्म में मौजूद हैं। अब देखिए हमने इसको क्लोज किया हुआ है, कंटेनर को क्लोज किया है, तो इसके बाहर भी तो हवा मौजूद है, बाहर की हवा भी इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। लेकिन इसके अंदर की तरफ से जो प्रेशर कंटेनर पे लग रहा है वो तो उन मॉलिक्यूल की वजह से है जो इस कंटेनर के अंदर क्लोज हैं। जी बेटा, अगर बीकर ओपन हो जाएगा तो फिर तो सारे सारे वेपर्स बाहर चले जाएंगे, फिर तो इस बर्तन के अंदर, इस बीकर के अंदर कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। क्लियर है बेटा आपके क्वेश्चन, जिनके क्वेश्चन थे? इक्विलिब्रियम एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, खास टेम्परेचर पे, पार्टिकुलर टेम्परेचर। अब बेटे आप इसको मार्क करें,
आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है पेज 85 पर, डिफाइन वेपर प्रेशर, और इसकी जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं वो मार्क कर लें बेटा, फर्स्ट 2 लाइंस इसकी मार्क कर लें। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और यहां तक लिखने के बाद इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये डेफिनेशन लिखने के बाद बेटा जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है ये लिखेंगे। लिक्विड फॉर्म है और लिक्विड फॉर्म किस में चेंज हो रही है, वेपर्स में चेंज हो रही है, और वेपर्स किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। बेटा मुझे फिजा आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। यहाँ पे ऊपर बेटा वेपोराइज, जी बेटा वो वहां पर, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड तक लिखने के बाद फर्स्ट 2 लाइन लिखने के बाद आप नीचे देखें 2 लाइनें छोड़कर, तो नीचे एक इक्वेशन लिखी हुई है जो मैंने बोर्ड पे भी लिख दी है, ये इक्वेशन भी लिखेंगे इसमें, वेपोराइज और कंडेंस। इसका मतलब है लिक्विड वेपोराइज होके वेपर्स बनाते हैं और वेपर्स कंडेंस होके लिक्विड बनाते हैं। इस पे हेडिंग बेटा कोई डेफिनेशन, ये वेपर प्रेशर की हेडिंग है, वेपर प्रेशर की हेडिंग है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन लिखेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये वेपर प्रेशर और नीचे क्या लिखा हुआ है उसकी इसी तरह से सिंपल इस वेपर प्रेशर की हेडिंग देकर डेफिनेशन लिखेंगे और फिर क्या लिख देंगे, इसी तरह से ये फार्मूला लिख देंगे। और ऊपर वाले पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन लिखें बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट, जो सेकंड लाइन है, ये बुक बेटा यहां पर इक्वेशन के ऊपर बेटे, यहां पर सेकंड में यहां पे आप लोग हेडिंग देंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इक्वेशन के ऊपर की 2 लाइनें हैं, वहां पे हेडिंग दें इक्विलिब्रियम स्टेट। नहीं बेटा ऐसे लिख देना, शॉर्ट क्वेश्चन में लिख रहे हैं तो इतना जरूरत नहीं है इतना ज्यादा इसको एक्सटेंसिव करने की अजीम। तो यहां पर बेटा आप हेडिंग देंगे इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखाया है डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो उसका आंसर यही आएगा बेटे कि इक्विलिब्रियम इज द स्टेट व्हेन रेट ऑफ वेपोराइजेशन, जितने मॉलिक्यूल वेपर्स में जा रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, जब इसको हमने डायग्राम बनाई थी तो ये सिस्टम को हमने क्लोज कर दिया, तो जितने मॉलिक्यूल वेपर्स में जा रहे हैं, द इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन रेट ऑफ वेपोराइजेशन, ये मॉलिक्यूल जो लिक्विड स्टेट से वेपर्स में जा रहे हैं ये क्या है, वेपोराइजेशन। और जो मॉलिक्यूल वेपर से दोबारा लिक्विड स्टेट में वापस आ रहे हैं वो क्या है, कंडेंसेशन। The equilibrium is the state when rate of vaporization and rate of condensation is equal to each other but in opposite direction। तो ये है बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। सेकंड पैराग्राफ के ऊपर आपने हेडिंग दिया इक्विलिब्रियम स्टेट, और ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, डायनामिक इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन का आंसर है, जो मैंने आपको स्टार्ट में लिखवाया कि शॉर्ट क्वेश्चन लिखें डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम, डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम, डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम में आपने क्या लिखा, द इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये लिखने के बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी ये वाला फार्मूला लिखेंगे कि लिक्विड स्टेट वेपोराइजेस टू फॉर्म वेपर्स एंड वेपर्स कंडेंस बैक टू फॉर्म लिक्विड। जी बेटा लिखनी है, जरूरी लिखनी है, लिख सकते हैं नहीं बेटा, ये मस्ट है। डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ भी ये उसकी एग्जांपल हो जाएगी, वेपर प्रेशर में जो ये इक्वेशन है ये एग्जांपल हो जाती है बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम की। अब नीचे वाला जो पेज नंबर 85 पे लास्ट पैराग्राफ है उसके ऊपर हेडिंग बनाएं एक्सप्लेनेशन, पेज 85 फ्रॉम द ओपन सरफेस, वहां पे हेडिंग बनाएं डायनामिक का बेटा मतलब होता है इन बोथ डायरेक्शंस, डायनामिक का मतलब होता है बोथ डायरेक्शंस में, कंटिन्यूअस, डायनामिक का मतलब होता है बेटा कंटिन्यूअस, हर वक्त हो रहा है। अब जब भी सिस्टम को क्लोज रखेंगे बेटा, आपने पानी कोई भी पानी बर्तन में लेके रख लें, उसको ढांप के रख लें, तो उसके अंदर मुसलसल ये प्रोसेस चल रहा है, ये बैलेंस रहेगा
और क़यामत तक वो पानी पड़ा रहे, तो क़यामत तक उसमें ये बैलेंस मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और वेपर्स दोबारा लिक्विड में आ रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं, कंडेंस हो 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 रहे हैं। तो ये है कंटीन्यूअस, और इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों इक्वल है, बैलेंस है दोनों में। डायनामिक इक्विलिब्रियम दोबारा मार्क करवा दें बेटा। डायनामिक इक्विलिब्रियम का वेपर प्रेशर की मेजर हेडिंग है बेटा ब्लू, उसके नीचे की 2 लाइनें आप लोगों ने लिखनी है वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, और उसकी जो नीचे 2 लाइनें हैं, थर्ड और फोर्थ लाइन है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में लिखेंगे और नीचे इक्वेशन भी लिखेंगे उसमें। अब लास्ट बेटा पैराग्राफ के ऊपर आप लोग हेडिंग बनाएं प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। तो ये सिंपल सा ये जो आपको अभी बताया था बेटा, मैं इसको रीड कर रहा हूं, आप अपने सामने बुक रखेंगे। फ्रॉम द ओपन सरफेस ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट एंड मिक्स अप विद द एयर, बट व्हेन वी क्लोज अ सिस्टम, जब सिस्टम को क्लोज कर देंगे, जब सिस्टम ओपन था तो जो भी वेपर्स बनेंगे बेटा वो हवा में शामिल हो जाएंगे, तो कोई वहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे ही नहीं होंगे। लेकिन अगर हम सिस्टम को क्लोज कर दें, क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं कि सर लेकिन नेक्स्ट पेज पे है बेटा, उसकी डेफिनेशन इधर ही है। बच्चे ने कहा है कि सर डायनामिक इक्विलिब्रियम नेक्स्ट पेज पर है, उसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे चली जाती है, लेकिन उसकी डेफिनेशन यही है बेटा। फ्रॉम द ओपन सरफेस ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल एवापोरेट एंड मिक्स अप विद द एयर, बट व्हेन वी क्लोज द सिस्टम एवापोरेटेड मॉलिक्यूल स्टार्ट गैदरिंग ओवर अ लिक्विड सरफेस। अगर सिस्टम को क्लोज कर देंगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल स्टार्ट गैदरिंग ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इनिशियली द वेपर्स कंडेंस स्लोली, स्टार्ट में कंडेंसेशन का प्रोसेस स्लो होगा, क्योंकि स्टार्ट में यहाँ पे वेपर ही थोड़े से स्टार्ट हुए, जैसे हमने सिस्टम को क्लोज किया 5-6 मॉलिक्यूल जहाँ पे जमा हुए हैं, तो उनका कंडेंसेशन की स्पीड कम होगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं ही कम। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ज्यादा वेपर्स बनते जाएंगे, टाइम गुजरता जाएगा, वेपर्स जहाँ पे ज्यादा जमा होते जाएंगे, तो जब वेपर्स बनेंगे ज्यादा तो कंडेंस भी ज्यादा होंगे। तो आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन प्रोसेस इंक्रीजेस and a stage reaches when the rate of evaporation becomes equal to rate of condensation। तो वो टाइम आ जाता है जब evaporation और condensation दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। At this stage, the number of molecules evaporating will be equal to number of molecules coming back। तो यही बात कह रहे हैं, at this stage the number of molecules evaporating is equal to number of molecules coming back to liquids। This state is called dynamic equilibrium। यहां तक बेटे सर, इसकी बेटा इसकी हेडिंग है हादिया बेटे, इस पैराग्राफ जो मैंने रीड किया इसकी हेडिंग है एक्सप्लेनेशन, इसकी हेडिंग है एक्सप्लेनेशन। ये हेडिंग बना लें बेटा, जहां तक मुझे बता दें क्लियर है। इसके बाद बेटा हम फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं, यहां तक मुझे बता दें क्लियर है। शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आपको बताया है बेटा, बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो उसमें तो एक्सप्लेनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें डेफिनेटली ये पूरा लिखना पड़ेगा। नहीं बेटा डायग्राम ना बनाएं, डायग्राम इसकी कॉम्प्लेक्स है, ये ना बनाएं। ओके बेटा, अब इसके हम फैक्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वेपर प्रेशर के फैक्टर्स। ये बेटा अगर आपको पिछले उसके एवेपोरेशन के, आपको अगर एवेपोरेशन के फैक्टर्स आपको याद है ना बेटा, अंडरस्टैंड कर लिया उनको, तो इसके फैक्टर्स को समझना बहुत आसान है। देखिए वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर्स का प्रेशर भी ज्यादा होगा, और वेपर्स कम बनेंगे तो एवेपोरेशन, तो वेपर्स का प्रेशर भी बेटा कम होगा। तो पहला जो फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। हमने ये देखना है कि नेचर ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर पर कैसे असरअंदाज होती है। वेपर प्रेशर, अब बेटा नेचर ऑफ लिक्विड, दो तरह के लिक्विड हो सकते हैं, लिक्विड की नेचर दो तरह से हो सकती है। या तो लिक्विड होगा बेटे पोलर, पोलर लिक्विड, या वो क्या होगा नॉन पोलर लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में दो चीजें हैं, या तो वो नेचर ऑफ लिक्विड होगी कि वो पोलर है, या फिर उसकी नेचर क्या होगी नॉन पोलर है। अब मुझे ये बताएं बेटा बॉन्डिंग किस में स्ट्रांग होगी, पोलर के अंदर बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पोलर के अंदर स्ट्रांग होंगी, या नॉन पोलर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी। टाइप करके बताएं, पोलर या फिर नॉन पोलर, पोलर लिखें या नॉन पोलर लिखें, या सिंपली नॉन लिख दें, पोलर लिखें या नॉन लिखें, किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी।
शाबाश शाबाश, सही है बेटा, सही जा रहे हैं। जितने भी नॉन पोलर कह रहे हैं बेटा, जरा कॉन्सेप्ट माइंड में लेकर आए। ये है HCl, पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और दूसरा मॉलिक्यूल H और Cl, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और नॉन पोलर की बात कर लें बेटा, अगर हम, ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो ना ये पॉजिटिव है, ना ये पॉजिटिव है, ना कहीं पे नेगेटिव है, तो ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल की आपस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी या पॉजिटिव और नेगेटिव की आपस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी बेटा? तो पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन हमेशा बेटा ज्यादा होती है। तो जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो पोलर लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप लोगों ने बेटा खट्टियां कर ली हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग। और इनमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर, नॉन पोलर के अंदर जिसमें पोल नहीं होते, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं बेटा। समझ आइए? क्लियर हुआ है बेटा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में स्ट्रॉन्ग होती हैं, पोलर में या नॉन पोलर में? अच्छा बेटा, तो इसको अब हम वाइंड अप करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, ये एक पोलर मॉलिक्यूल लिक्विड है, और जो मैंने क्लास में आप लोगों को एग्जांपल बताई थी, ये नजर आ रहे हैं मॉलिक्यूल? हाँ नजर आ रहे हैं। अगर ये पोलर होगा, अगर ये पोलर मॉलिक्यूल होगा, तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होंगी? स्ट्रॉन्गर होंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, तो मॉलिक्यूल का एवापोरेट होना क्या है? मुश्किल है। जब मॉलिक्यूल का एवापोरेट होना मुश्किल है, तो वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर का प्रेशर भी कम होगा। और अगर बेटे नॉन पोलर, ये पोलर लेट्स सपोज, और ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, इनके दरमियान अट्रैक्शन है लेकिन थोड़ी है। तो इसके मॉलिक्यूल की, क्योंकि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल की आपस में अट्रैक्शन कम है, तो एक मॉलिक्यूल जल्दी एवापोरेट होगा, और ज्यादा एवापोरेशन होगी। एवापोरेशन ज्यादा होगी तो वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे। तो हमें ये पता चला बेटा कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से उनके वेपर्स कम बनते हैं और उनका वेपर प्रेशर कम होता है। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, उनके वेपर्स जल्दी बनते हैं, आसानी से बनते हैं, और जिनके वेपर्स आसानी से बनेंगे तो उनके वेपर ज्यादा बनेंगे और उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसको बेटा रीड कर लेते हैं। वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। पोलर लिक्विड हैव लो वेपर प्रेशर। पोलर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्यों लो होगा देन नॉन पोलर लिक्विड एट सेम टेम्परेचर? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। पोलर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, ये देखिए मैंने इनके हैंड्स के दरमियान भी अट्रैक्शन डेवलप है, और इनके फुट भी, पांव भी इनके आपस में मिले हुए हैं। इसका मतलब है इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उनका यहाँ से वेपर्स बनना मुश्किल होगा। वेपर्स का बनना मुश्किल होगा तो वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो पोलर का वेपर प्रेशर कम होता है, नॉन पोलर का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। अब दूसरा फैक्टर बेटा देखिए, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। इसको बेटा मैं रेज कर रहा हूं। अब चलते हैं दूसरे। ये क्लियर है बेटा? ये क्लियर है पहला? बेटा ये एक लिक्विड है और ये दूसरा लिक्विड है। एक के हम ये देखना है कि साइज का क्या इफेक्ट होता है बेटा। इंटरमॉलिक ये साइज, एक लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत हैवी हैं,
और दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल स्मॉल हैं। तो किसके मॉलिक्यूल जल्दी एवापोरेट होंगे? हैवी मॉलिक्यूल जल्दी एवापोरेट होंगे या लाइट मॉलिक्यूल जल्दी एवापोरेट होंगे? क्योंकि ये मॉलिक्यूल हैवी हैं, भारी हैं, तो इनका यहां से उड़ के जाना और वेपर्स में उड़ के जाना, इनका वेपर मुश्किल होगा बेटा। तो क्योंकि ये हैवी हैं, इनके वेपर्स कम बनेंगे। जब वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी इनका कम होगा। और जो लाइट मॉलिक्यूल हैं, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल हैं, उनका वजन कम है, वो फौरन एवापोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, उनका उड़ना आसान है, उनके वेपर ज्यादा बनेंगे। वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर्स का प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो इसको रीड करें। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल कैन स्मॉल साइज मॉलिक्यूल कैन इजीली एवापोरेट देन बिग साइज मॉलिक्यूल। स्मॉल साइज मॉलिक्यूलर लिक्विड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर। तो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल होंगे जिन लिक्विड के, वो ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल हेक्सेन है द स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। बेटा उसने एग्जांपल दिया है हेक्सेन, इसमें 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन है। इसका साइज स्मॉल है क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन अटैच है, 1 2 3 4 5 6। और ये है बेटा डिकेन, ये है C10H22, इसमें 10 कार्बन इस तरह से लाइन में जुड़े हुए हैं। तो डिकेन का साइज बड़ा है, ये हैवियर मॉलिक्यूल हैं। तो जो हैवी मॉलिक्यूल होते हैं उनका एवापोरेट होना मुश्किल है। और जो हेक्सेन है, हेक्सा 6 हेक्सेन, इसमें 6 कार्बन है, इनका साइज स्मॉल है, तो इनका वेपर्स आसानी से बन सकते हैं एज कंपेयर टू डिकेन। और लास्ट है बेटा टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे, टेम्परेचर कम होगा तो वेपर्स भी कम बनेंगे। तो जितने वेपर ज्यादा बनेंगे उनका प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हम पढ़ सकते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। मैं इसको रीड कर देता हूं बेटा। एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर is higher than at low temperature. At elevated temperature की जगह पे लिख सकते हैं at high temperature। elevated लफ्ज मुश्किल है तो आप लिख सकते हैं at high temperature the kinetic energy of molecule increases enough to enable them to vaporize and exert pressure। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और हम पढ़ चुके थे कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके उड़ जाते हैं और वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा। तो यहां तक बेटा आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले आपने वेपर प्रेशर को डिफाइन किया, उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेट को लिखा, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी, और उसके बाद फैक्टर्स लिखे। नेचर ऑफ लिक्विड हमने कहा लिक्विड या तो पोलर हो सकता है या नॉन पोलर हो सकता है। पोलर लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, इसलिए इनके वेपर्स मुश्किल से बनते हैं, और जिनके वेपर्स मुश्किल से बनेंगे तो वेपर्स कम बनेंगे, उनका वेपर प्रेशर भी कम होगा। फिर हमने कहा कि जो नॉन पोलर लिक्विड है, नॉन पोलर लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो इनके वेपर्स आसानी से बनेंगे, जिनके वेपर्स आसानी से बनेंगे तो वेपर ज्यादा बनेंगे, और वेपर ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट बेटा हमने कहा कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल का साइज हैवी होगा तो उनका वेपर्स में उड़ना मुश्किल है, और अगर मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल होगा तो उनके वेपर्स का बनना आसान है। तो जितने वेपर आसानी से बनेंगे उतने वेपर ज्यादा बनेंगे। तो जो स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स होंगे जिन लिक्विड्स के, उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जिनका मॉलिक्यूल्स हैवियर होंगे उनका वेपर प्रेशर कम होगा। और लास्ट था टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवेपोरेशन ज्यादा होगी, तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। यहां तक बेटे मुझे बता दें, समझ आ गई सारे टॉपिक की नहीं? जी बेटा, ये पूरा मार्क करना है। एलिवेटेड का मतलब बेटा हाई, एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब हाई टेम्परेचर। हाँ, ये सेपरेटली शॉर्ट में भी आ सकते हैं कि हाउ नेचर ऑफ लिक्विड इफेक्ट वेपर प्रेशर, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का भी। ये सारे ये तीनों पॉइंट अलग अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ेंगे। ये बेटा अच्छी तरीके से इसको रिवाइज कीजिएगा। जी बेटा, फैक्टर कंप्लीट लिखने हैं बेटे। एक हैवी बंदा हो और एक स्मॉल बंदा हो तो किसको उठाना आसान होगा, हैवियर को या स्मॉल छोटे बच्चे को उठाना आसान होगा, या किसी हैवी मोटे बंदे को उठाना आसान होगा? तो ये जो हैवी मॉलिक्यूल, वो लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल का साइज लार्ज होता है वो हैवी होते हैं, तो उनका वेपर्स बनना मुश्किल है। और जो स्मॉल, जिन मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल होगा उनके वेपर्स का बनना आसान है। तो जो वेपर्स आसानी से बनेंगे वो ज्यादा बनेंगे। तो ये ज्यादा मॉलिक्यूल बेटा उड़ के जाएंगे गैसियस फॉर्म में, तो प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। और हैवी मॉलिक्यूल्स कोई एक आध
वेपर बन के जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।